1688 में जो हुआ उसकी भनक तो 1687 में ही लग चुकी थी। फरवरी में सुल्तान अकबर ने भारत छोड़ दिया था और दुर्गादास जी मारवाड़ वापस चले गए थे। सितंबर में गोलकुंडा के पतन से मुगलों की सेना और संसाधन अचानक से बढ़ गए। दूसरी तरफ बहिर्जी नाइक की मृत्यु ने हिंदवी स्वराज्य के गुप्तचर विभाग को कमजोर कर दिया और दिसंबर में वाई के युद्ध में सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते की मृत्यु ने संभाजी महाराज की स्थिति अत्यंत गंभीर कर दी। औरंगजेब की कूटनीति और एक सम्राट के सामर्थ्य से प्रभावित होकर एक एक करके किलेदार और सेनापति संभाजी महाराज का पाला छोड़कर मुगल खेमे में जाने लगे। इस किलेदारों की गद्दारी की श्रृंखला में जनवरी और मार्च 1688 के दरमियान औंधा, पट्टा और कलंग के किले मुगलों के हाथ लग गए। लेकिन दूर दक्षिण में तमिलनाडु में स्थिति बिल्कुल उलट थी, जिसके लिए जिंजी सूबेदार हरजी महाडिक की स्वामी भक्ति की दाद देनी पड़ेगी। गोलकुंडा के पतन के बाद मुगल सेनाओं ने मराठों और कुतुबशाही के रायलसीमा और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर हमले किए, जिसका स्वराज्य के दक्षिण प्रांत के सूबेदार हरजी महाडिक ने बड़ी कुशलता से सामना किया। इस संघर्ष के दौरान मार्च 1688 में वंदवासी यानी वेंडीवॉश में युद्ध हुआ, जिसमें मुगल जीत तो गए लेकिन मराठों की छापामारी के आगे उतने ही बेबस साबित हुए। यहां मराठों की एकता का एक बड़ा उदाहरण देना पड़ेगा। हरजी महाडिक ने केशव पिंगले को बंदी बनाकर रखा था, लेकिन पिंगले के साथियों ने सभी द्वेष भाव मिटाकर एकजुट होकर मुगलों से संघर्ष किया और कुछ ही दिनों में मराठों ने मुगलों को दक्षिण के अपने इलाकों से बाहर निकाल दिया। हालांकि आरकोट या अरकाट यानी कार्नाटिक गढ़, जो कि एक मजबूत किला था, उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। अरकाट भविष्य में इस क्षेत्र में मुगलों की गतिविधियों का केंद्र बना रहा। यदि इस समय शिवाजी महाराज की योजना के अनुसार पूर्वी तट पर भी मराठा नौसैनिक बेड़ा होता तो यहां मराठों की स्थिति ज्यादा मजबूत होती। ये काम संभाजी महाराज और हरजी महाडिक कर लेते तो बेहतर होता, पर नहीं हुआ। और यही इतिहास हमको सिखाता है कि हमसे कहां कहां चूक हो गई। यहां थोड़ा सा अंग्रेजों की गतिविधियों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों के भारत पर कब्जे की 150 साल की लंबी यात्रा की नींव पड़ी। अंग्रेज मुगलों से लड़ तो रहे थे, लेकिन उनका होना न होना बराबर था। पहले एंग्लो मुगल संग्राम यानी चाइल्ड्स वॉर के दौरान 1688 में औरंगजेब के आदेशानुसार मुगलों ने अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर छापे मारे, जिनमें पटना, सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां प्रमुख थीं। तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की जगह बंबई को न सिर्फ पश्चिमी तट पर बल्कि भारतवर्ष की अपनी तमाम गतिविधियों का केंद्र बनाने का निर्णय लिया। बंबई और मद्रास किलेबंद उपनिवेश थे, जहां अंग्रेजों को मराठों का संरक्षण था, कुछ शर्तों की एवज में। ऐसा ही कोई उपनिवेश वो बंगाल में भी चाहते थे, जिसके लिए पहले उन्होंने चटगांव को चुना था। अब किस्मत देखिए कि निकले तो वो चटगांव के लिए ही थे, लेकिन समुंदर की लहरें उन्हें हुगली के मुहाने पर ले गईं, जहां अंग्रेज बेड़े के मुखिया जॉब चरनौक को सूतानटी इतना भा गया कि इसे भविष्य में बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों का केंद्र बनाने की उन्होंने सरकार और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जोरदार पैरवी की। इस तरह से 1688 में अंग्रेजों की तीनों प्रेसिडेंसियों की भूमिका तैयार हुई। इसके अलावा अंग्रेजों ने डच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों से चाइल्ड्स वॉर में सहायता मांगी। इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के बीच हुई अंतरराष्ट्रीय समुद्री संधि का हवाला देकर उन्होंने संभाजी महाराज से समुद्र में सहकारिता की संधि कर ली और सुल्तान अकबर को ओमान के मस्कत होते हुए फारस पहुंचने में मदद की। और फारस से लौटते समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में यात्रा कर रहे 6 मुगल जहाजों को पकड़कर बंबई ले आए। फिर अंग्रेजों ने चटगांव पर हमला कर दिया, लेकिन वहां की किलेबंदी देखकर उनका उत्साह ढीला पड़ गया। अगस्त सितंबर 1688 में मुगलों ने त्र्यंबकगढ़ को घेर लिया। इस दौरान त्र्यंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई। माहुली के किलेदार ने माहुली का बहुत मुश्किल किला बहुत आसानी से मुगलों के हवाले कर दिया। इसी माहुली में तब से लगभग 52 साल पहले संभाजी महाराज के दादा शाहजी भोसले ने निजाम शाही के सर्वेसर्वा बनकर मुगलों से इस सल्तनत का अंतिम युद्ध किया था और उनके समर्पण करते ही निजाम शाही का अंत हो गया था। उस समय मुगल सम्राट थे शाहजहां। इस क्षेत्र की सूबेदारी राजकुमार औरंगजेब के पास थी, लेकिन अब औरंगजेब का ओहदा सम्राट का था। 1688 में कभी रामशेज भी मुगलों के कब्जे में चला गया। कहीं कहीं पर इसका साल 1687 बताया जाता है। इसको लेने के लिए मुगलों ने 6 साल संघर्ष किया था
और किला हाथों में आया भी तो किसी की बहादुरी की वजह से नहीं, किसी की गद्दारी की वजह से। जो लोग आजकल औरंगजेब की वकालत करते हुए कहते हैं कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में रहे, जिनमें से भी बहुत से मराठे थे, तो वो मनसबदार दरअसल यही दल बदलू सामंत और सेनापति थे। हो सकता है उस समय उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर इससे संभाजी महाराज की समस्याएं बहुत बढ़ गईं। तभी अचानक विशालगढ़ के आसपास कुछ ऐसा गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ जो इतिहासकार आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन ये मामला इतना गंभीर था कि कवि कलश इसको सुलझा नहीं पाए और इसको सुलझाने के लिए स्वयं संभाजी महाराज को रायगढ़ के अभेद्य दुर्ग से बाहर आना पड़ा। इस समय यदि हम्बीर राव मोहिते जीवित होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर अब संभाजी महाराज अकेले होते जा रहे थे, इसीलिए अब उन्हें छोटी से छोटी समस्या का समाधान खुद करना पड़ रहा था। तो संभाजी महाराज रायगढ़ के अपने अभेद्य दुर्ग से बाहर आ गए और विशालगढ़ पहुंच गए। इतिहासकार शिर्के घराने और कवि कलश पर इसका इल्जाम धर देते हैं, लेकिन शिर्के और मुगलों की सांठगांठ 1682 से चली आ रही थी, जिसमें कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी छुपा नहीं था। और रही बात कवि कलश की, तो उनके खिलाफ आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। उनकी क्षमताओं पर सवाल जरूर उठ सकते हैं, पर उनकी स्वामी भक्ति पर संदेह संभव नहीं है। तो बरसात के बाद सितंबर 1688 में संभाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने उस मामले को सुलझाया, लेकिन इसी दौरान औरंगजेब ने बीजापुर से चलकर सोलापुर जिले के आकलुज में पड़ाव डाला और कोल्हापुर पन्हाला पर हमला करने भेजा गोलकुंडा से गद्दारी करके मुगल सेवा में आए मुकर्रब खान को। मुकर्रब खान अपने बेटे इखलास खान को लेकर दिसंबर 1688 में कोल्हापुर पहुंचा और पन्हाला को घेरने की तैयारी करने लगा। तभी उसे खबर मिली कि संभाजी महाराज विशालगढ़ से रायगढ़ जा रहे हैं, और एक बार अगर कहीं संभाजी महाराज रायगढ़ के अभेद्य किले में चले गए तो उनसे लड़ पाना लगभग असंभव हो जाता। इसीलिए मुकर्रब खान को जो कुछ भी करना था वो विशालगढ़ और रायगढ़ के दरमियान ही करना था। वैसे संभाजी महाराज कराड़ और सातारा होते हुए रायगढ़ लौटने वाले थे, लेकिन चूंकि सातारा क्षेत्र में मुगलों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाला अधिक सुरक्षित मार्ग चुना। इस रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव था संगमेश्वर। यहां संभाजी महाराज दिसंबर 1688 में पहुंचे और कुछ शासन संबंधी जरूरी विवादों को सुलझाने के लिए रुक गए, और यहीं उनकी राह देखते हुए काल घात लगाकर बैठा था।